Assalamu alaikum, dear viewer and students. A warm welcome to you people. I hope you are enjoying your good health. Our today's topic is actually the series update that we have discussed before this. This is the third series and this is the third part of the previous lectures. आज जो हमारा टॉपिक है वही भी यही है कि हमने फिर वही से जो है चैनल 5 इकट्ठे किए हैं चंद वर्ड्स को और इसको जो है आपके सामने डिस्कस करेंगे और इसके मुतालिक जितने भी डाउट्स वगैरह है इल्यूजन है इंशाल्लाह वो अब आज हम क्लियर करेंगे। तो आज जो शुरू करते हैं हम तो ये बड़े इम्पोर्टेंट हैं जैसे कि वो पहले वाले भी इम्पोर्टेंट थे, लेकिन इसके साथ साथ जितने भी एक्सप्लेनेशन वगैरह होते हैं तो उस साथ साथ वो एक्सप्लेनेशन भी हम आपके साथ शेयर करते हैं और इसको डिस्कस करेंगे। तो इंशाल्लाह जितने भी डाउट्स वगैरह होंगे वो सारे के सारे वो क्लियर हो जाएंगे। तो आज शुरू करते हैं। जो पहला वर्ड है तो वो है आइदर। इसको आइदर भी बोलते हैं और इसको ज़्यादातर लोग इसको ईदर भी प्रोनाउंस करते हैं, ईदर, जो कि दोनों ठीक है। ईदर और आइदर दोनों इसको प्रोनाउंस करते हैं। इसका मीनिंग जो है अक्सर इसके साथ और आ जाए ईदर आर, जो कि कंजंक्शन है और कंपाउंड कंजंक्शन में यूज होता है ईदर आर, तो उसका मतलब अलग होता है, या तो ये और या तो ओ, लगे या तो इस सेंस में यूज होते हैं। लेकिन जब हम इसको डिफरेंट ग्रामेटिकल प्रोफाइल के तौर पे यूज करते हैं तो फिर इसके जैसे कि स्ट्रक्चर चेंज होता है तो इसी तरह उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। तो ईदर और ईदर जो है वो ज़्यादातर नेगेटिव सेंटेंसेस में जो है वो यूज होते हैं, नेगेटिव में, राइट, नेगेटिव में यूज होते हैं। और इसका मीनिंग जो है जैसे कि हम एडवर्ब में लेते हैं एज विल, इसका मीनिंग बन सकते हैं टू है, आल्सो वगैरह वगैरह। तो आप आपके साथ एक सेंटेंस शेयर करते हैं एडवर्ब के तौर पे। अगर मैं इसको एडवर्ब के तौर पे यूज करूं, जैसे कि मिसाल के तौर पे I don't like him and I don't like her either। तो यहाँ पे ये यूज हुआ है एडवर्ब के तौर पे, क्योंकि इसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया जो कि कंपाउंड कंजक्शन होते हैं इसमें ईदर आर आते हैं, तो यहाँ पे आर की जरूरत नहीं। यहाँ पे जो यूज हुआ है और कौन से सेंस में यूज हुआ है, तो ये एडवर्ब के सेंस में, क्योंकि अभी इसका जो ग्रामेटिकल प्रोफाइल है वो एडवर्ब है ईदर। और इसका मीनिंग जो है एज विल के सेंस में आते हैं। एज विल यानी आल्सो या टू वगैरह के, जो बी का सेंस देते बी, जैसे कि आई डोंट लाइक हिम, आई डोंट लाइक हर ईदर, यानी उसको मैं ना उसको पसंद करता हूँ और ना उसको पसंद करती हूँ, या बी यानी ना उसको पसंद करता हूँ और ना उसको, यानी मतलब बी का सेंस इसमें होता है कि मैं आई डोंट लाइक हिम उसे और उसे, यानी वो लड़की की तरफ इशारा करे बी, यानी उसे भी और उसे भी पसंद नहीं करता हूँ। तो यहाँ ईदर का सेंस जो है बी के सेंस में एज वेल या आल्सो या टू के सेंस में यूज होता है। और नेक्स्ट अगर इसको हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करें तो कंजंक्शन के तौर पे जब ये यूज होगा तो फिर वो ईदर और जैसे कि आर वगैरह तो कंपाउंड कंजंक्शन में होता है। अगर ज़रूरी नहीं कि इसके साथ हमेशा आर आ जाए, कभी कभार अकेले भी आ सकता है कंजंक्शन के तौर पे। मिसाल के तौर पे अक्सर अकेले भी आ सकता है और उसके साथ भी आता है। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल ईदर यू आर शी was absent, एक पॉइंट है कि जहां पे ईदर आते हैं तो इसके बाद तो फिर कंपाउंड में क्या होगा, आर आएगा। या मतलब इसका मतलब यही होता है या तो वो या तो तुम हो या तो ओ,
इसके सेंस ये या तो तुम या तो वो, ये और इसके बाद जो वर्ब आएगा और सब्जेक्ट आएगा तो वो सब्जेक्ट भी जो है वो सिंगुलर होगा। वो सब्जेक्ट भी जैसे कि ये सब्जेक्ट है वो भी सिंगुलर है और सिंगुलर तो उसका वर्ब जो होगा वो भी सिंगुलर होगा, वर्ब भी उसका सिंगुलर होगा। यानी इसके बाद जो है फ्लूरल वर्ब नहीं आ सकते क्योंकि आयदा एक ही चीज की तरफ जो है वो इशारा करते कि या तुम या ओ, या तुम या ओ। तो ये है इसका जो है इसका कंजंक्शन फॉर्म है। अगर इसको मिसाल के तौर पे हम प्रोनाउन के तौर पे यूज करते हैं, प्रोनाउन के तौर पर अगर इसको हम यूज करते हैं तो प्रोनाउन इसका यही होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंपेरेटिव से स्टार्ट करता हूं कि आस्क ईदर ऑफ देम, यानी ईदर अभी यहाँ पे जो है एक प्रोनाउन के तौर पे यूज हुआ है, प्रोनाउन के तौर पे। और प्रोनाउन के तौर पे अब इसका मतलब यही बनता है कि किसी दो चीजों या अशखास यानी शख्स में से कोई एक, यानी दो चीजों, यानी ये जो करता है दो चीजों में से कोई एक या दो शख्सों में कोई एक। इसका मतलब यही होता है कि आज इधर अब इनमें से किसी एक से पूछ, चाहे वो दो है, तीन है, चार है, पांच है, जितने भी हैं, लेकिन इनमें से एक से, क्योंकि ये सिंगुलर यूज होता है कि इनमें से किसी एक से। तो इसका जब प्रोनाउन बन जाते हैं तो प्रोनाउन ईदर अब देम, ईदर अब देम, यानी ये देम क्या है, ये प्रोनाउन है और इनमें से फिर ये एक को पूछने वाला है कि इनमें से एक। तो ये प्रोनाउन इसी वजह है कि ये प्रोनाउन है और ये देम जो थर्ड पर्सन है, तो इनमें से एक। जैसे कि इसका मीनिंग ये बने कि इनमें से एक को आपने क्या करना है, इनमें से एक से किसी से पूछ, किसी से मालूमात कर वगैरह। फिर इसके अलावा जो है इसका ये तीनों तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं कि एडवर्ब के तौर पे जैसे कि हमने यूज किया ईदर, और कंजंक्शन के तौर पे जैसे कंपाउंड कंजंक्शन हम इसको कहते हैं ईदर आर। यहाँ पे कंजंक्शन के तौर पे इसके बाद जो है कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा तो इसके साथ जरूर और आएगा जब कंजंक्शन के तौर पे यूज करते हैं। लेकिन जब प्रोनाउन या इसके अलावा जो एडवर्ब के तौर पर हम इसको यूज करते हैं तो फिर जरूरी नहीं कि आर आ जाए, क्योंकि फिर इसका काम कंजंक्शन का नहीं होता, या तो प्रोनाउन का होता है या इसका काम एडवर्ब का होता है। तो इसलिए इसके बाद हम फिर आर नहीं लगाते, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पर यूज हुए थे और यहाँ पे एडवर्ब की तौर पर। और जब कंजंक्शन के तौर पे यूज होगा तो फिर हम इसको आर लगाएंगे और इस कंजंक्शन को कहते हैं कौन सा कंजंक्शन, कंपाउंड कंजंक्शन। नेक्स्ट टर्म जो है वो है एल्स। एल्स अक्सर हम बहुत ज्यादा सुनते हैं लेकिन अक्सर लोग कंफ्यूज होते हैं। एल्स का मतलब होता है जैसे कि मिसाल के तौर पे कोई और, मजीद कोई चीज या इसके अलावा वगैरह। अगर हम अक्सर बोलते हैं लोगों को, जब फॉर एग्जांपल anyone who is eating food and then I say that anything else, anything else, anyone else, anywhere else वगैरह वगैरह तरह तरह के अक्सर हम बोलते हैं हाबिल्स, विनिल्स, विरिल्स वगैरह वगैरह हम इसके साथ यूज़ करते हैं। तो ये मुख्तलिफ तरीक़ों से ये यूज़ होता है, लेकिन इसका मतलब है कोई चीज़ मज़ीद और इस सेंस में ये यूज़ होता है। इसकी मीनिंग यही होती है कि मज़ीद अगर कोई चीज़ खा रहा हो तो आप कहेंगे और चाहिए, तो और के सेंस में हम इसको यानी मज़ीद कोई और चीज़, इस केसेस में हम एल्स को यूज़ करते हैं। तो ये उसका एल्स। अब इसका एल्स का जो है ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्या होते हैं, तो एल्स को हम मुख्तलिफ तरीक़ों से यूज़ करते हैं। और ये एल्स जो है एक्चुअली ये इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में यूज़ होता है। और इसके अलावा जो है इंटरोगेटिव
और इसके अलावा जो है ये इंडेफिनिट प्रोनाउन में भी यूज होता है। इंडेफिनिट जो प्रोनाउन होते हैं और इंडेफिनिट प्रोनाउंस में यूज होते हैं, लेकिन इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? इंडेफिनिट प्रोनाउन जैसे कि हम कहते हैं कि एनीवन, एनीबॉडी, सम पीपल, few ones, few, some, many, more. Indefinite pronoun is that type of pronoun that does not specify its referent, यानी उसका जो रेफरेंट है उसके तरफ खास तौर पे तवज्जो या पॉइंट आउट नहीं करते, इसके तरफ पर इशारा नहीं करते कि हाँ बिल्कुल ये। अगर मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी अ बॉल फंड, तो ए बॉल फंड का मतलब ये स्पेसिफाइड नहीं हुआ। कि अगर मैं कहूँ कि प्लीज गिव मी दैट ब्लैक बॉल फंड, तो ब्लैक अभी क्या हुआ, अभी मैंने स्पेसिफाई किया कि और एक बॉल फंड नहीं, सिर्फ ये ब्लैक वाला मुझे दे दे। अगर मैं कहूँ कि फॉर एग्जांपल गिव मी एनी दैट्स ग्रीन वन, ये ग्रीन सबज दे, तो इस मैंने स्पेसिफाई किया। अगर मैं कहूँ कि आई नीड अ बॉल फंड, someone say they what type of ball pen, any ball pen, so any means any is indefinite, क्योंकि अभी मैंने किसी चीज को खास नहीं किया कि वो चीज मुझे दे दी, नहीं, मैंने अभी कहा कि बस कोई भी हो बस, ठीक है। अगर अक्सर लोग कहते हैं कि व्हाट इज योर फेवरेट डिश, तो आप कहते हैं कि एनीथिंग, यानी जो भी मिल जाए बस मैं खा लेता हूँ। तो ये जो है ये एक्चुअली ये इंडेफिनिट प्रोनाउंस के तौर पे यूज होते हैं। तो एल्स जो होता है ज़्यादातर इंट्रागेटिव सेंटेंसेस में और साथ साथ इंडेफिनिट प्रोनाउंस में यूज होते हैं। तो अभी मिसाल के तौर पर अगर हम इसका सेंटेंस लेके एल्स का और एडजेक्टिव के तौर पे हम करें कि एडजेक्टिव के, तो एडजेक्टिव के तौर पे हम इसको जब यूज करेंगे, अगर मैं लिखूं कि कैन एनीवन, Can anyone else help me? अभी देख, अभी इंट्रागेटिव में आया, इंट्रागेटिव में, और फिर एनीवन जो है फिर इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये, और ये इसके साथ है एनीवन से, यानी कोई भी, यानी अक्सर कैन एनीवन एल्स हेल्प मी, कोई ऐसा है जो कि मेरी मदद करे, ऐसा, यानी इसका ऐसा का मतलब है कि चाहे जो भी हो, चाहे छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, मालदार हो, या बूढ़ा हो, जवान हो, लड़का हो, लड़की हो, इस चीज़ को स्पेसिफाई नहीं किया, जो भी है, लेकिन सिर्फ उसका काम है कि मेरी मदद करे। तो यहाँ पे हमने इसको यूज किया एडजेक्टिव के तौर पर, ये एल्स आया, और ये एल्स जो है इस हेल्प को नहीं बल्कि ये एनीवन जो है, एनीवन इसको स्पेसिफाई कर रहा है, क्योंकि हमने कहा एल्स जब एडजेक्टिव बना तो एनीवन जो है एक पर्सन है, इसको जो है स्पेसिफाई करते हैं, जो अपनी मदद चाहते हैं कि एनीवन जो है वो क्या करे, और क्या करे, वो मेरी मदद करे। एडजेक्टिव का काम क्या होता है? एडजेक्टिव इज अ वर्ड व्हिच मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउंस। तो यह नाउन और प्रोनाउन से उसके मॉडिफिकेशन का काम होता है कि इसका काम क्या होते हैं? सिर्फ और सिर्फ नाउन और प्रोनाउन की मॉडिफिकेशन है, उसकी जो है वजाहत है, इलस्ट्रेशन इसका करने। तो ये एनीवन एल्स, तो यहाँ पे ये यूज हुआ है एडजेक्टिव के तौर पे। अगर हम इसको एडवर्ब के तौर पे जो है यूज करते हैं, तो फिर ये जो है अगर एडवर्ब के तौर पर हम इसको यूज करते हैं, तो फिर इसकी जो मीनिंग है तो चेंज हो जाते हैं, क्योंकि फिर इसने इंट्रागेटिव एडवर्ब को फॉलो करना है। इंट्रागेटिव एडवर्ब जैसे कि शुरू में मैंने सेंटेंस कहा कि हाउ एल्स, व्हेन एल्स, वेयर एल्स, तो ये हाउ, व्हेन और व्हेन जो है इंट्रागेटिव एडवर्ब है, तो इसके बाद जो है वो एल्स आता है। इसकी मैं आपको चंद मिसालें देता हूँ। मिसाल के तौर पर अगर मैं कहूँ कि हाउ एल्स, ये हाउ एल्स जो है ये जो है एक मैनर को बता रहा है, एक मैनर को। अगर मैं आपको कहूं कि इसका मतलब है कि इन व्हाट अदर वे, इन व्हाट अदर वे, यानी हाउ एल्स,
हाउ जो है एडवर्ब वेयर वर्ड है, तो हाउ जो है एक मैनर को बता रहा है कि किस तरह ये काम हो रहा हो, एक वेज को बता रहे, एक तरीका, एक प्रोसीजर को बता रहे कि किस तरीके से ये काम हो रहा है। तो ये है कि हाउ एल्स कैन इट बी डन, यानी कि किस तरीके से इस काम को किया जा सकता है। तो ये सिर्फ ये हाउ एल्स, ये क्या है, मैंने जैसे कि बताया कि एडवर्ब में होते, तो ये क्या, हाउ को जो है हाउ के साथ ये लगता है, हाउ को जो है हाउ, और हाउ है एडवर्ब। तो यहाँ पे ये हाउ एल्स, इसके साथ जो है ये दोनों के दोनों जो है एक तरीका, एक मैटर जो है, एक वेज, एक प्रोसीजर बता रहे, हाउ एल्स यानी किस तरह। अभी इसका मतलब जो है जैसे कि हमने बताया कि कोई और ये तरीका नहीं बता रहे, अब इसका मीनिंग चेंज है, वो तरीका बता रहे कि किस तरह, हाउ यानी कैसे, किस तरह, और ये एल्स जो है इसके साथ जब इकट्ठा हो जाए तो फिर एक प्रोसीजर करने का जो तरीका है, करने का जो प्रोसेस है वो बता रहा है कि हाउ एल्स यानी इन व्हाट अदर वे, यानी कई दूसरे तरीके से इसको किया जा सकता है, किस तरह, कैसे, राइट। इसकी जो दूसरी मिसाल हम एडवर्ब के देते हैं कि जब इसके साथ ये यूज होता है कि अगर मैं कहूँ मिसाल के तौर पर कि विन एल्स, अब ये जो है विन एल्स जो है ये टाइम को शो कर रहा है, क्योंकि विन का काम क्या है, एक टाइम को, एक वर्ड है, ये टाइम को शो करते हैं। तो अभी इसका मतलब इस सेंटेंस में यही हुआ कि व्हाट अदर टाइम, यानी व्हेन एल्स। अभी व्हेन एल्स का मतलब है कि व्हाट अदर टाइम, कि दूसरा यानी मजीद, कि व्हाट अदर टाइम यानी और टाइम, और तरीका में जो टाइम इसमें लगता है, व्हेन एल्स, राइट। व्हेन एल्स फॉर एग्जांपल वर्ब फॉर यू। अभी यहाँ पे क्या, व्हेन एल्स जो यूज हुआ, व्हेन एल्स, तो ये किस, ये सिर्फ इस सेंस में यूज है, व्हाट अदर टाइम कि नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम, व्हेन एल्स व्हाट्स फॉर यू, नेक्स्ट टाइम के बारे में जो है वो पूछा कि व्हाट अदर टाइम यानी इन व्हाट अदर वेज। जैसे कि हाउ एल्स, तो ये तरीका बता रहा है, प्रोसीजर, प्रोसेस, और व्हेन ये जो है टाइम शो कर रहा है। या मिसाल के तौर पर एक तीसरा एग्जांपल देखते हैं इसके, अभी यहाँ पे यूज हुआ है एनीवेयर एल्स, यानी अभी प्लेस के बारे में बता रहे, अभी टाइम के बारे में, और यही जो है एक मैनर के बारे में, और ये वाला जो है एक प्लेस के बारे में बता रहे हैं। यानी शैल वी लुक एनीवेयर एल्स, कहीं और जगह, ठीक है ना, कहीं और जगह जो है हम इसको देखते हैं या देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एनीवेयर एल्स जो है एक एडवर्ब है, तो यहाँ पर भी एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ, यहाँ पर भी जो एडवर्ब के तौर पर यूज हुआ, और यहाँ पर भी जो है एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ। इसके अलावा जो है ये कंजंक्शन के तौर पर भी जो है यूज होता है। तो कंजंक्शन के तौर पे हम इसको यूज करते हैं, कंजंक्शंस के तौर पे ये यूज होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेक हेस्ट यानी जल्दी कर, मेक हेस्ट, make haste else you will miss
रख रहे हैं। अभी यहाँ पे जो है कंजंक्शंस के तौर पे यूज हुआ कि एक क्लास है और इसको यानी एक प्रेज है और एक क्लास में मेक है, जल्दी करो, तो इस एक क्लास को दूसरे क्लास के साथ जोड़ रहे हैं, एक दूसरे क्लास के साथ इसको मिला रहे हैं। तो यहाँ पे इसका मीनिंग जो है ये वरना के तौर पे यूज हुआ है। वरना अगर जल्दी नहीं कर दे तो गाड़ी आपसे छूट जाएगी, जल्दी करो वरना गाड़ी आपसे छूट जाएगी। वरना तो ये एक स्लाइड धमकी के लिए भी हम बोल सकते हैं। स्लाइड धमकी किसी को कहे कि डोंट डिस्टर्ब मी एल्स आई विल बीट यू, डोंट डिस्टर्ब मी एल्स आई विल बीट यू, यानी मुझे डिस्टर्ब ना करना वरना मैं आपको मारूंगा। तो ये एक स्लाइड धमकी के लिए भी यूज करते हैं, जो कि हम किसी को कोई स्लाइड थ्रेट देते हैं तो इसके लिए भी हम इसको यूज करते हैं। तो इसका मतलब है वरना। तो जैसे कि ये ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज करके एक कंस्ट्रक्शन से दूसरे कंस्ट्रक्शन में जो है वो कन्वर्ट होते हैं, तो साथ साथ उसका सेंस, उसकी मीनिंग भी जो है वो इसके साथ साथ ही चेंज हो जाती है। राइट? अभी जो है हम एक और सिंपल वर्ड है, वो है इनफ। इनफ का मतलब हम लेते हैं काफी, लेकिन ये सफिशिएंटली के तौर पर यूज हो सकता है। सफिशिएंटली यानी काफी तौर पर, जो चीज आपके साथ काफी मिकदार में हो, काफी हो। लेकिन इसका इस्तेमाल भी हर इस्तेमाल में, हर कंस्ट्रक्शन में उसका जो है वो मीनिंग साथ साथ चेंज होते हैं। जैसे स्ट्रक्चर चेंज होते हैं, इसी तरह उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। अगर इसको मिसाल के तौर पर हम एक एडवर्ब के तौर पे यूज़ करें, एडवर्ब के तौर पे, तो एडवर्ब के तौर पर हम इसको इसी तरीके से यूज़ करेंगे। जैसे कि अगर मैं कहूँ कि आई cannot run fast enough to catch up to और with, ये दोनों आ सकते हैं, with them। एक सेंटेंस है ये, इसके साथ टू भी लग सकता है, विद भी लग सकता है, एक ही लगाएं। आई कैन नॉट रन फास्ट इनफ टू कैच अप टू या विद देम, लेकिन मैं बहुत काफी तेज नहीं दौड़ सकता हूँ कि इनको पकड़ूं या उनको मैं इनसे मिलूं या उसको पकड़ूं। टू कैच अप देम या टू कैच अप टू देम या टू कैच अप विद देम। या मिसाल के तौर पर एक दूसरा सेंटेंस लिखते हैं इसके साथ, शी इज old enough for example, she is old enough to know better। एक सेंटेंस यही है। तो यहाँ पे जो है इनफ, ये भी एक एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है, और यहाँ पर भी इनफ जो है एक एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ है। अगर यहाँ पे देखें इनफ एक एडवर्ब है, राइट, और यहाँ पर ये भी जो है ये भी एक एडवर्ब है।
और ये दोनों एडवर्ब किस चीज को मॉडिफाई करते हैं, एस को, यानी ये दोनों मिलके इस रन को जो है मॉडिफाई करते हैं, यानी रन फास्ट। और यहाँ पे जो है इनफ यही एडवर्ब है, लेकिन मॉडिफाई किस चीज को कर रहा है, ओल्ड को। और ओल्ड क्या है, ओल्ड एडजेक्टिव है, राइट। ओल्ड क्या है, एडजेक्टिव है। यहाँ पे क्या है, ये भी एडवर्ब है और ये जो है वर्ब है, तो ये दोनों किस चीज की वजाहत कर रहे हैं, इसकी। एक पॉइंट और याद रख कि जो हमें ये इनफ जो हम यूज करते हैं, तो ये इनफ जो है उस तरीक़ेकार में यूज होगा। मिसाल के तौर पर अगर ये हम एक एडजेक्टिव के साथ यूज करते हैं, तो ये एडजेक्टिव से पहले नहीं आएगा, यानी यहाँ पे हम ये नहीं कह सकते कि शी इज इनफ ओल्ड। आप तो कहेंगे कि सेंटेंस तो हम इसी तरह भी लिख सकते हैं कि शी इज इनफ ओल्ड, इनफ ओल्ड, तो तभी इसका जो है वजाहत करेगा। लेकिन ये वाहिद ऐसा एडवर्ब है यहाँ पे जो यूज होते हैं, जो कि इसकी वजाहत कर रहे हैं, किसकी, एडजेक्टिव की, तो ये इसके बाद यूज होगा। अगर इसको इससे पहले यूज किया, किसी एडजेक्टिव से इसको पहले यूज किया, तो आपने सेंटेंस को गलत किया। हमेशा जो है ये इनफ एडवर्ब हमेशा जब किसी एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा हो, तो ये इसके बाद में यूज होगा, पहले नहीं। और अगर कोई इनफ पहले आ जाए तो फिर ये गलत होगा। एक पॉइंट याद रख, अगर ये इनफ जो है, इनफ किसी टाइम की वजाहत कर रहा हो, यानी किसी नाउन की वजाहत कर रहा हो इनफ, तो इनफ फिर उस नाउन से पहले आएगा। ये जब नाउन की वजाहत कर रहा हो, तो फिर ये उस नाउन से पहले आएगा। और अगर ये किसी एडजेक्टिव की वजाहत करेगा, तो फिर इस एडजेक्टिव के बाद आएगा। जैसे कि अब देख, ये ओल्ड है तो ओल्ड एडजेक्टिव है, तो इससे सारे इससे आगे जो है हमने क्या लगाया, इससे पहले इनफ लगाया। अगर ये इनफ यहाँ पे हम लगा दें, तो फिर ये गलत होगा, क्योंकि ये इनफ एडजेक्टिव जो है जब भी किसी एडवर्ब जो है जब भी किसी एडजेक्टिव की वजाहत कर रहा है, तो ये इससे बाद में लगता है फिर, क्योंकि इस सीक्वेंस में जब जाते हैं तो ओल्ड ये है, तो यहाँ पे हम इसको नहीं लगाएंगे, बल्कि हम इस वर्ड से आगे लगाएंगे। जिस तरफ हम इसी तरह जा रहे हैं, हम इस साइड से इसी तरह जा रहे हैं, तो हमारा आगे यही होगा। ये जो एरिया है तो हमारा पीछे है, तो ये ओल्ड है, तो ओल्ड से इस साइड पे हम इसको नहीं लगा सकते, बल्कि ओल्ड से जो है उस साइड पर, जो कि आगे वाला साइड है, जो आगे हम जा रहे हैं उस साइड पर हम लगाएंगे, क्योंकि ओल्ड एडजेक्टिव है। अगर ये ओल्ड की जगह कोई नाउन होता, तो फिर ये इनफ इससे आगे इस साइड पर लगाते हैं हम। अगर ये नाउन होता, क्योंकि ये तो नाउन नहीं है, ये तो एडजेक्टिव है, तो इसी वजह से उस साइड पर हमने लगाया। अक्सर हम जब कोई एडजेक्टिव लगाते हैं तो एडवर्ब इससे पहले लगाते हैं, क्योंकि वो पहले वाला एडवर्ब किसी एडजेक्टिव की वजाहत करता है। लेकिन ये वाहिद ऐसा एडवर्ब है जो कि उस जिस चीज़ की जो वजाहत कर रहा है इससे पहले लग जाता है, उस साइड पे आगे की तरफ, यानी इस वर्ब से इस साइड पर पहले नहीं आता, इसके बाद में उस साइड पर जो है वो आता है। लेकिन वजाहत इस चीज़ के करते हैं, अगर नाउन है तो फिर यहाँ पर आ सकता है, अगर एडजेक्टिव है तो फिर यहाँ पर आएगा। यही जो है इसको जब हम मिसाल के तौर पर एडवर्ब के तौर पर यूज़ करते हैं इनफ को, तो इसमें यही मसला फिर आपके सामने आता है। अगर मिसाल के तौर पर इसको हम प्रोनाउन के तौर पर यूज़ करते हैं, प्रोनाउन के, तो जब हम इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज़ करते हैं, तो हम कह देंगे फॉर एग्जांपल इनफ, तो फिर प्रोनाउन की जगह पे आएगा इनफ फॉर present, enough for present to constitute the quorum। यानी इस कोरम को पूरा करने के लिए बस ये काफी थे। ये यहाँ पे ये प्रोनाउन के तौर पे
enough were present to constitute the quorum. quorum को फुल करने के लिए, quorum को मुकम्मल करने के लिए, बनाने के लिए ये जो थे ये प्रेजेंट थे, ये मौजूद थे. enough were present यानी quorum के जो है अपने अपने तरीक़ेकार होते हैं. इतनी तादाद में आ जाए तो फिर असम्बली का जो कोरम होता है वो कंप्लीट तस्वर किया जाता है. अगर उससे वो तादाद कम हो जाए तो फिर कोरम इनकम्प्लीट तस्वर किया जाता है. लेकिन यहाँ पे ये कह रहे कि ये इतने थे जिससे वो कोरम चल सके. तो इसका मतलब कि इनफ वर प्रेजेंट यानी इतने मौजूद थे जिससे कोरम की कार्रवाई हो जाए, कोरम की कार्रवाई की जाए, बस इनफ. तो यहाँ पे हमने इसको प्रोनाउन के तौर पे यूज़ किया और यहाँ पे हमने इसको एडवर्ब के तौर पे यूज़ किया. लेकिन साथ साथ जो है वो जैसे कि प्रोफाइल इसका चेंज होता है, ग्रामेटिकल स्टेटस उसका चेंज हो जाते हैं या ग्रामेटिकल एंटिटी उसकी चेंज हो जाती है, तो साथ साथ उसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है. ज़रूरी नहीं कि उसकी वही मीनिंग हो जो आपने सीखी हो, क्योंकि इसकी मीनिंग चेंज हो जाती है. अभी इवन है तो इवन जो है हम फ्लैट को भी कहते हैं जो कि हमवार हो. इवन स्मूथ फॉर एग्जांपल इसको भी कहते हैं, या यूनिफॉर्म जो है यकसान जो कि रद्द बदल इसमें नहीं हो, बिल्कुल स्मूथ हो, बराबर हो. ठीक है. या मिसाल के तौर पर लेवल के तौर पर भी हम इसको यूज़ करते हैं. इसको मीनिंग है. लेकिन आपने देखना है कि फिर हर स्ट्रक्चर में इसकी आया ये मीनिंग आती है कि और मीनिंग आती है, ये आपने फिर डिपेंड करना है. अगर मैं इवन की मिसाल आपको एक एडजेक्टिव से दे दूं कि एडजेक्टिव में इसका मिसाल कैसे आएगा. फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि डिफाइन इवन नंबर, कि इवन नंबर को डिफाइन कर, अभी इवन जो है क्या इस नंबर को जो है वो मॉडिफाई कर रहा है. और अभी क्या है इवन, इवन यहाँ पे क्या चीज है, इवन यहाँ पे एक एडजेक्टिव के तौर पे यूज हुआ. अगर मैं इसके अलावा कहूँ कि द इवन ग्राउंड इज देयर, द इवन ग्राउंड इज देयर, तो अभी यहाँ पे देख, यहाँ पे जो है इवन है और इवन ग्राउंड की जो है वो वजाहत कर रहा है, इसको मॉडिफाई कर दे. तो एडजेक्टिव के तौर पर जब हम इसको यूज कर दें तो फिर इसका मतलब, अभी इसका मतलब जो हमवार है, हमवार यहाँ पे उसका हमवार है, स्मूथ फ्लैट. लेकिन यहाँ पे जो है इसकी मीनिंग चेंज है, वो हमवार नहीं है. इवन जैसे कि मैथमेटिक्स में बोलते हैं कि जुफ्त और ताक वगैरह, ऑड और इवन नंबर जो जिसके बारे में हम बात करते हैं, तो इवन और ऑड बार नंबर जो है, तो यहाँ पे इसका मतलब इनमें से कोई भी नहीं, क्योंकि इसकी अलग मीनिंग हो जाती है. तो जहाँ जहाँ पे उसका जो स्ट्रक्चर चेंज हो जाते हैं उसकी मीनिंग भी जो है इसके साथ जो है वो चेंज हो जाती है. अगर मैं इसके एडवर्ब के तौर पे यूज करूं, फॉर एग्जाम्पल आई विल लव you even to the end of time. अभी देख, अभी एडवर्ब के तौर पे यूज हुआ और किस चीज की वजाहत कर रहा है, एक्चुअली टाइम की वजाहत कर रहा है. टाइम. इवन आई विल लव यू इवन यानी अभी कहे कि तक, अभी इसके मीनिंग तक में आते हैं, यानी आई विल लव यू मैं आपके साथ प्यार करूंगा, मोहब्बत करूंगा, इवन टू द एंड ऑफ टाइम, वक्त के ख़त्म होने तक. तो अभी इसकी मीनिंग जो है वो तक के सेंस में आ जाती है. और किस चीज़ को मॉडिफाई कर रहे हैं, टाइम की बात हो रही है, टाइम को जो है वो मॉडिफाई. तो अभी इसकी मीनिंग तक है, इनमें से कोई भी नहीं. जैसे कि इनमें से कोई भी नहीं, तो ये देख, ये भी तक के इसमें ये भी जो है वो क्या इसको बोलते हैं, जुब बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ताक और जुब. और तो इवन के सेंस में अभी इसकी जो है मीनिंग चेंज है, इसकी मीनिंग चेंज है, इसकी मीनिंग चेंज है. जैसे जैसे कि वो
चेंज करते हैं तो इसी तरह उसके जो है इसकी मीनिंग भी जो है वो चेंज होते हैं। अगर इसको हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं तो वर्ब इसका फिर यही वो होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि लेट्स इवन द ग्राउंड, लेवल द ग्राउंड, इवन द ग्राउंड। तो अभी इवन जो है इसका सेंस यही है, लेवल, हमवार करना, स्मूथ करना, यूनिफॉर्म। अभी फोर के सेंस यहाँ में लेट अस इवन द ग्राउंड। अब ये क्या यूज हुआ वर्ब के तौर पे, लेकिन क्या करते हैं कि आइए इस जमीन को हमवार बनाए, इसको स्मूथ बनाए, इसको फ्लैट बनाए, इसको यूनिफॉर्म एक जैसे ही उसको बना दे। तो अब इसकी मीनिंग जो है वो इन सेंस में आ गया, क्योंकि जब इसको हम वर्ब के तौर पे यूज करते हैं। तो ये आपने बहुत बड़ा ख्याल रखना है कि किस तरह हमने इन चीज़ों को यूज करना है, किस तरह। ये जरूरी नहीं कि जो मीनिंग उसकी है बस आप वही मीनिंग को बस ले रहे हो, बस वही मीनिंग होगा या तो आपने साथ साथ स्ट्रक्चर के साथ उसकी मीनिंग जो है वो लेनी है। अभी हम बात करते हैं एक्सेप्ट की। एक्सेप्ट का सेंस जो है वो आता है अक्सर मा सिवाय या अलावा, एजी या इन एडिशन टू वगैरह वगैरह, इस केसेस में इसके जो है मीनिंग आते हैं। अगर हम इसको वर्ब के तौर पे यूज करें वर्ब के, तो हम कहेंगे कि फॉर एग्जांपल चिल्ड्रन वर accepted children were accepted from the studies। अभी देख, अभी इसका इस सेंस में जब इस स्ट्रक्चर में जब हम इसका सेंस लेते हैं तो ये नहीं है, ये वाला सेंस इसका नहीं है। अब इसका सेंस जो है खराब करना, डिस्टर्ब करना, जिसको हम बोलते हैं डिस्टर्ब करना, डोंट डिस्टर्ब मी, या किसी को तंग करना। तो क्या चिल्ड्रन वर एक्सेप्टेड फ्रॉम द स्टडी, यानी बच्चों को स्टडी से निकाला गया, इसका स्टडी का उसका मुतालिया जो है खराब किया गया, यानी किसी ने उसको डिस्टर्ब किया, किसी को इसने इंटरप्ट किया, इसने इसकी स्टडी में किसी ने मुदाखिलत की, इंटरप्शन की। तो यहाँ पे इसका सेंस जो है किस सेंस में चला गया, मासिवाय में नहीं है, एक्सेप्टेड, यानी अभी इसको खराब कर दिया गया, इसको डिस्टर्ब कर दिया गया। अगर इसको हम कंजक्शन के तौर पे यूज करते हैं तो मैं लिखूंगा कि आई वुड गो एक्सेप्ट, I would go except it is too far। मैं आपके लिए जाऊंगा अगरचे वो बहुत दूर है। तो यहाँ पे इसकी मीनिंग ये वाला नहीं है, बल्कि इसकी मीनिंग जो है अगरचे। अगरचे अक्सर हम कहते हैं कि मैं जाऊंगा अगरचे वो जगह बहुत दूर है, लेकिन आपके लिए मैं जाऊंगा। अगरचे यानी इवन, अगरचे इवन और इवन दो, इवन दो और ई भी इसके सेंस में आते हैं। अगरचे, इवन दो, दो, इवन दो, ऑल दो वगैरह। अगरचे वो जगह बहुत दूर है लेकिन फिर भी मैं आपके लिए जाऊंगा। तो यहाँ पे यूज हुए कंजंक्शन। तो ये एक क्या है, एक क्लास है और ये जो है ये दूसरी क्लास है। तो इन दोनों क्लासों को जो है एक्सेप्ट जो है वो मिलाता है, और इसकी मीनिंग भी क्या, इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है। यानी ये वाला मीनिंग नहीं है, ये वाला मीनिंग नहीं है, ये वाला मीनिंग इस कंजंक्शन के तौर पर जब यूज होता है तो ये वाला मीनिंग होता है। अगर इसको हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं तो प्रीपोजिशन के तौर पे जब हम इसको यूज करते हैं तो हम कहेंगे द स्टोर इज ओपन daily। The store is open daily except Sundays। अभी देख,
यहाँ पे एक्सेप्ट जो है एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ, और प्रीपोजिशन के तौर पे जब यूज हुआ मतलब ये बना, यानी अलावा, अलावा, अलावा एजी या मा सिवाय। द स्टोर इज ओपन डेली, ये स्टोर जो है रोजाना खुली होती है, और मा सिवाय संडेज के, यानी हर इतवार, संडेज ये जमा हो गया, इसका मतलब एक इतवार नहीं कि हर इतवार पे जो है बंद, और इसी तरह डेली रूटीन में जो है ये स्टोर जो है वो खुली होती है। सो द स्टोर इज ओपन डेली एक्सेप्ट संडेज। तो यहाँ पे एक्सेप्ट का जो है, एक्सेप्ट एक प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ है, और इस संडेज की जो है वो क्या कर रहे, वजाहत कर रहा है, और किस चीज की, यहाँ पे ये स्टोर की, कि ये स्टोर जो है, इस स्टोर की जो है पोजीशन बता रहा है, और इसको दूसरे नाउन संडे से जो है वो रिलेट कर रहा है कि ये स्टोर जो है हर दिन जो है वो खुली रहती है मा सिवाय इतवार के दिन में, यानी जितने भी इतवार के दिन अल्टरनेटिवली आते हैं, एक इतवार, फिर दूसरे इतवार, तीसरे इतवार, इसी तरह, तो हर इतवार पे स्टोर क्लोज होती है, सिर्फ और सिर्फ बाकी रूटीन में ही इसी तरह ओपन रहती है, और इतवार के दिन जो है ये इसी तरह क्लोज रहती है। आपके साथ ये लास्ट वर्ड है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। हम यूज करते हैं, ये बहुत सिंपल वर्ड्स है जो मैं आपके साथ शेयर करता हूं, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपने समझने की कोशिश करना है, रटे लगाने की जरूरत नहीं। जैसे कि हम फार यूज करते हैं, तो फार का मतलब एक है के लिए, ठीक है। फार जो है हम रीजन के लिए भी यूज करते हैं, जो कि कोई रीजन हो, या इसके अलावा जो है बिकॉज के तौर पे भी हम यूज करते हैं, एस के तौर पर भी हम यूज करते हैं, ये स्ट्रक्चर पर डिपेंड करता है। लेकिन इसको जब मिसाल के तौर पर हम प्रीपोजिशन के तौर पे यूज करते हैं, प्रीपोजिशन, तो मैं लिखूं फॉर एग्जांपल कि आई हैव समथिंग फॉर यू, तो यहाँ पे ये प्रीपोजिशन के तौर पे यूज हुआ, यहाँ पे फॉर जो है प्रीपोजिशन है, ठीक है। ये समथिंग जो है यू के साथ रिलेट करता है कि समथिंग, आई हैव समथिंग फॉर यू, यानी ये वाला भी है, और ये वाला इसके साथ क्या करते हैं, वो के साथ रिलेट करते हैं कि आई हैव समथिंग, समथिंग फॉर यू, इसके साथ जो है वो बात जो है वो रिलेट करता है। अगर मैं एक दूसरे सेंटेंस लिखूं कि दिस इज a new bill for my bicycle, तो अभी यहाँ पे फॉर पहले प्रीपोजिशन के जुमरे में है, और ये जो बिल की बात हो रही है वो बाइसिकल के साथ जो है वो रिलेट कर रही है, तो यहाँ पे फिर ये प्रीपोजिशन के तौर पे आया। अगर इसको हम कंजंक्शन के तौर पे यूज करें तो कंजंक्शंस के तौर पर भी यूज होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि आई हैड टू स्टे with my boss for I had nowhere else to go। यहाँ पे कंजंक्शंस के तौर पे यूज हो रहा है, और ये वाली क्लास और ये वाली क्लास को आपस में जोड़ रहे हैं। आई हैड टू स्टे विद माई बॉस, यानी मुझे अपने बॉस के साथ, अपने जिसका फैक्ट्री का मैनेजर है, जो भी है, उसका जो मालिक है, उसके साथ जो है स्टे करना पड़ा या पड़ता था।
फॉर आई हैड नो वेयर एल्स टू गो, क्योंकि मेरे लिए कोई और जाने का चांस नहीं है, और जाने के लिए या रिहाइश के लिए कोई मौका नहीं, तो इसी वजह से जो है मैं अपने बॉस के साथ जो है वो रहता हूँ। तो यहाँ पे जो है फॉर का जो इस्तेमाल हुआ है ये एक कंजंक्शंस के तौर पे यूज़ हुआ है, और कंजंक्शन का काम यही होता है कि ये दो वर्ड्स, दो फ्रेज या दो क्लासेस को या दो सेंटेंसेस को अगर आपस में जोड़ते हैं, आपस में मिला दें, तो ये कंजंक्शंस का काम होता है। ये जो चंद वर्ड्स थे हमने आपके साथ शेयर किए, इसी तरह और वर्ड्स भी हम आपके सामने लेंगे और आपके साथ शेयर करेंगे। और मज़ीद जितने भी जो एम्बिग्विटी है या डाउट से या फॉर एग्जांपल इल्यूजन्स है, जो अब माइंड में रहती है कि ये वर्ड जो है ये तो ये एक स्पेसिफिक वर्ड है, यहाँ पे इसकी मीनिंग ये है, यहाँ पे इसकी मीनिंग ये है, ये चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएगी। क्योंकि जब आप एक वर्ड को एक स्ट्रक्चर में यूज़ करेंगे तो उस स्ट्रक्चर में उसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज होगा, और जब इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल चेंज होगा तो इसकी मीनिंग भी चेंज होगी। जो ही आप वर्ड को एक जगह से दूसरी जगह या एक स्ट्रक्चर से दूसरी स्ट्रक्चर में ले जाते हैं तो साथ साथ इसकी मीनिंग भी चेंज हो जाती है और इसका ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी चेंज हो जाते हैं। तो आपने हर किसी ये फोकस नहीं करना है कि हमने जो है ये यूज़ किया ये तो ये है। जब तक आपके सामने स्ट्रक्चर नहीं आ जाता है तो आप फैसला नहीं कर सकते, क्योंकि एक वर्ड कई जगहों पे जो है वो यूज़ होते हैं, कई जगहों पे जो यूज़ होते हैं, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए, कभी किस चीज़ के लिए। तो आपने वो चीज़ जो है माइंड में रखना है कि अभी इसका इस्तेमाल आया एज एडजेक्टिव हुआ, एडवर्ब हुआ, कंजंक्शन हुआ, प्रीपोजिशन हुआ, या कोई नाउन प्रोनाउन की तौर पे जो हुआ, तो आपने वो चीज़ें जो है वो माइंड में रखनी है। ये लगता तो बहुत सिंपल है, लेकिन इसका इस्तेमाल जो है वो बहुत मुश्किल है, और ये चीज़ें इसके ऊपर इंशाल्लाह हम और लेक्चर बनाएंगे। एग्जामिनेशन में ये चीज़ें इंतहाई ज़्यादा आते हैं, और आपको इसी तरह एक वर्ड को अंडरलाइन क्या होता है कि इसमें ये क्या है, तो नीचे इसी तरह 4-5 ऑप्शन आपको दिए होते हैं, और वो ऐसे ऑप्शन होंगे आपको बिल्कुल कंफ्यूज करेगा कि अभी इसमें क्या है, लेकिन आपने ध्यान देना है कि यहाँ पे ये चीज़ कैसे यूज़ होता है, इसका मीनिंग क्या है, यूज़ कैसे, तो तभी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। रटा नहीं लगाने कि बस ये तो ये था और ये यही नहीं, ये अपनी जगह चेंज करते तो अपनी मीनिंग भी साथ और अपने ग्रामेटिकल प्रोफाइल भी। I will got the point. I try my best to make this a lot of video for you people to remove as well as to reduce your doubt that you have in your minds. So this is my effort that I have made for you people. Inshallah, I will try my best to make such type of video for you people, that I will remove your doubts, that you anything that you have, any ambiguity that you have in your mind for such type of thing. So grammar is very interesting. It is not so difficult that you understand it, but it is not so difficult. It is very easy, but you should make it because practice make a man perfect. So practice, and that practice is very important for you. I hope you got the answer. Thank you.